वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल और आरसी। आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का लास्ट आज हमारा सेशन होगा। इसको डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसा कैसा आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसके मेथड जो थे हमने आप लोग को बता दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से पढ़ने हमने इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, ये मेथड हमने बता दिया आप लोगों को। आज डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जैसा आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा हमने ये चीज़ हम देख लेंगे। क्लियर है? चलिए तो सिंपली उठाते हैं। डिफरेंट टाइप का लोडिंग का अरेंजमेंट अगर अलग अलग दिया हुआ है तो क्या क्या इसमें कैसे कैसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। आज जरा पहला देखते हैं क्वेश्चन। कैंटिलीवर बीम का उठाते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा ये कैंटिलीवर बीम है कोई, ठीक, और ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और यदि इसी बी पॉइंट पर एक लोड एक मोमेंट वर्क कर रहा है, ठीक, एम, एक एम मोमेंट वर्क कर रहा है, वो भी फ्री एंड पे इसके, तो इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा ये चीज़ हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास 2-3 मेथड बता दिया, दोनों में तीनों में से किसी भी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको एरिया मोमेंट मेथड, तो उस मेथड से हम इसको अप्लाई करेंगे। कौन सा? एरिया मोमेंट मेथड या मोमेंट एरिया मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले एम अपन ई आई डायग्राम बनाते हैं। ये हमें पता है एम अपन ई आई डायग्राम कैसे बनाते हैं। इस जो लोडिंग हमें दिया हुआ है या फिर जो भी अरेंजमेंट दिया हुआ है बीम पर, उसका हम BMD बना लेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर एम अपन ई आई डायग्राम बना लेंगे। और एम अपन ई आई डायग्राम बनाने का मतलब कि जो BMD आया रहेगा उसमें EI से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा BMD बना रहेगा वो थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो इस अगर ये लोडिंग इस तरीके से लगा हुआ है, मैं इसका एम अपन ई आई डायग्राम बनाऊँ, एम अपन ई आई डायग्राम, तो कैसा होगा देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मोमेंट फ्री एंड पे लगे, बीच में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। उसको अरेंज करके हम अपना अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलिए, हमें पता है कि जब इस तरीके से हमें देता है क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट लगा रहता है, तो मैंने आप लोगों को SFD BMD पढ़ाया हुआ था, तो वहाँ पर ये चीज़ बताया हुआ था, जब बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, मोमेंट लग रहा हो, तो जहाँ पे मोमेंट लगा होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है सडन राइज या सडन फॉल हो जाता है। डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोमेंट के ऊपर। ठीक, मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है कि क्लॉकवाइज लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है हमारा मोमेंट, तो क्लॉकवाइज लग रहा है तो सडन राइज करा देंगे इसमें। तो ये चलिए क्लॉकवाइज लग रहा है, सडन फॉल करा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये m हो जाएगा, और यहाँ पे भी m हो जाएगा। ये माइनस प्लस जो बन रहा है उसके ऊपर हम देख लेंगे उसको। एरिया मोमेंट मेथड से कर रहे हैं, तो एरिया मोमेंट मेथड का हमें पता है, ये m अपन EI कर देता हूँ, EI। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, ये हमारा BMD डायग्राम बन गया। अगर इसका हमें स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। देखिए, मैंने एरिया मोमेंट मेथड में बताया था, अगर मुझे स्लोप चाहिए होगा, ठीक, स्लोप चाहिए होगा, ये स्लोप है, ये राइज कर जाएगा ऊपर की तरफ, स्लोप चाहिए होगा तो कैसा होगा उसको देखते हैं। जब भी स्लोप चाहिए होता है तो क्या निकालते हैं हम, शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें वो चाहिए होगा। या फिर ये बोलता था मैं कि जो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना हुआ है इसका एरिया निकाल लें अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वहाँ पे स्लोप आ रहा है, किस पॉइंट पे। ये ए है, बी है, ए पर तो आएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे फिक्स है, बी पर आएगा। बी की ही बात कर रहे हैं, बी पे स्लोप कितना होगा वो चीज़ कैलकुलेट करना हमने। तो थीटा बी इक्वल टू हो जाएगा, ये जो लोड एम अपन EI डायग्राम बना उसका एरिया निकाल लें। जो एम अपन EI डायग्राम बन रहा है उसका क्या करें, एरिया कैलकुलेट कर लें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए देखिए कैसा शेप बन रहा है, ये रेक्टेंगल शेप का बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है एम अपन EI, और लेंथ कितना है, L है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, M अपन EI, ये लेंथ हुआ, इंटू विड्थ कितना, L। तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, ML अपन EI। ये आ जाएगा मेरा स्लोप एट B। स्लोप आ गया, थीटा B आ गया। सिंपल सा, इतनी आसानी से कर लेंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब उसके बाद मुझे अगर डिफ्लेक्शन चाहिए B पर, डेल B चाहिए होगा, तो मैं क्या बोलता था कि जो M अपन EI डायग्राम है उसका मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लूंगा, या फिर बोल दो मोमेंट निकाल लेता हूँ जिस पॉइंट पर हमें चाहिए होगा क्या, स्लोप, सॉरी डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे चाहिए होगा। तो इसका अगर CG देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, L/2। मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
सी जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी हमारा हो जाता है मोमेंट। अब इसको करना है, कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। एरिया निकालने, एरिया मेरे पास तो पहले ही आ चुका हुआ है, तो कैलकुलेट करने चाहें तो अलग से कर लें, नहीं मन है तो वहीं से डायरेक्ट ये वाला एरिया जो आया है यहाँ पे रख के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एम अपान ई आई डायग्राम इंटू एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी कर लेंगे। सी जी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L/2, तो ये हो जाएगा L/2। तो डेल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ml² अपान 2EI। इस तरीके से भी क्वेश्चन देता है, मोमेंट लगा के दे दिया तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। इस आपका कैंटिलीवर बीम के केस में था, जब फ्री एंड पे मोमेंट लगा दिया था तो कितना आएगा, ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अगर हमें दे दे कि कोई कैंटिलीवर बीम का ही डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सिंपली सपोर्टेड का देख लेंगे किस टाइप का उसमें क्वेश्चन आता है। उसका इजी होता है, इसी में थोड़ा ज़्यादा देता है क्वेश्चन क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाता है। सिंपली सपोर्टेड वाला थोड़ा टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरा कोई एक बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, सॉरी कैंटिलीवर बीम बना देते हैं। ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ। अगर इस पे यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल कितनी दूरी पर, एज्यूम कर लेता हूँ कि L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक, कुछ नहीं करना है। अब जब यूडीएल लगा होता है, फ्री एंड होता है, इस तरीके से यूडीएल लगा होता है पूरी बीम पर, ये L लेंथ रहता है। अगर ओमेगा इसका इंटेंसिटी हो गया, इसका इंटेंसिटी कितना, ओमेगा यूनिट पर रन, तो इसका डिफ्लेक्शन और स्लोप अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें स्लोप कितना होता है, स्लोप इक्वल टू हो जाता है ω/L² अपान 6EI, ये होता है स्लोप एट बी, यानी थीटा बी। यहाँ ए है और ये बी है तब। और डिफ्लेक्शन कितना होता है, डिफ्लेक्शन होता है डेल बी इक्वल टू ω/L के पावर 3 ω/L के पावर 4 अपान 8EI, ठीक 8EI। ω/L के पावर 3 अपान 6, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि इस तरीके से लोडिंग दे, पूरे बीम पर लोड नहीं लगाया हो, यूडीएल पूरे बीम पर नहीं लगाया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं ना। चलिए, तो इतना हमने याद रखना है कि कितना होता है, ठीक। इस बीम, ये लोडिंग जो है जरा ये डिस्टेंस दिया हुआ है उसको थोड़ा अलग लिख देंगे, या हम समझ चुके हैं कि कितना है, ठीक। तो बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये आपका डिफ्लेक्शन आएगा ये इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर अगर स्लोप देखें, ये सी पॉइंट कोई था, तो सी पर ये वाला वैल्यू तो हमें पता हो जाएगा डेल कितना होगा, और थीटा भी पता चल जाएगा थीटा सी कितना होगा, और ये वाली वैल्यू चाहिए होगा हमने। अगर इसको वाई रिप्रेजेंट कर दूँ, और ये वाला वैल्यू मेरा डेल तो आया ही है, बी डेल बी आया ही है। अगर मैं पूछूँ पूरा डेल्टा डिफ्लेक्शन कितना आएगा, पूरा डिफ्लेक्शन कितना आएगा, डेल्टा मान लेता हूँ कि डेल्टा बी है, तो ये वैल्यू अगर निकालने की बात करें, डेल्टा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा बी इक्वल टू डेल बी प्लस वाई हो जाएगा। अगर स्लोप डिफ्लेक्शन की बात करें, तब स्लोप की बात करें तो स्लोप एक बार में आ जाएगा, वही स्लोप रहेगा, चेंज नहीं होना है, ठीक। एंगल एक बार आ गया, वही एंगल रहेगा। डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू बात करें, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे थीटा बी है और ये लेंथ कितना L/2 हो गया, और ये y डिस्टेंस है, y कैलकुलेट करना है तो tan थीटा अगर अप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, थीटा b इंटू L/2, थीटा b इंटू L/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है, लिख लेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इसका डेल बी कितना हो जाएगा वो देखते हैं। अगर थीटा बी की बात करें तो हो जाएगा ओमेगा, सॉरी थीटा सी, सी बी नहीं है सी, अगर नाम यहाँ सी लिखा है तो सी ही रहेगा। अगर ये वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पॉइंट जो है ये सी है, तो यहाँ पे थीटा सी, थीटा सी, थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा ω/L के पावर 3 अपान 6E
आई, ओमेगा एल के पावर 3/6 EI, ये तो आया थीटा सी, वो हमें पहले से पता होता है कितना होता है, अभी बता दिया किस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसको सॉल्व कर ले L/2। तो अगर देखें डेल सी, तो डेल सी, अगर इसको सी बोल रहा हूँ डेल सी, तो डेल सी कितना आएगा, इस चीज़ को डेल सी आ जाएगा ओमेगा एल के पावर 4/12 EI। कौन सा आया, डेल सी आया। ठीक, किसके लिए, वाई का वैल्यू आ गया हमारा, थीटा सी तो खैर इतना ही होगा, वाई की वैल्यू अगर निकाला है तो इस तरीके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये y का वैल्यू आ गया, थीटा सी इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये हमें पता है कि कितना होता है, क्योंकि फ्री एंड पर अगर टोटल बीम कैंटिलीवर बीम है उस पर टोटल पे हमें यूडीएल लगा हुआ है, तो स्लोप कितना होता है, वो होता है ओमेगा एल के पावर 3/6 EI होता है। ये तो थीटा सी आ गया, मैंने बोला y कैलकुलेट करना है तो tan थीटा इक्वल टू लगाएंगे तो थीटा सी इंटू L/2 हो जाएगा, तो L/2 से मल्टीप्लाई किया, डिफ्लेक्शन आ गया y, कहाँ पे आया, ये y का वैल्यू आया। ठीक, y का वैल्यू आया है अभी मेरे पास, तो y की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। ठीक, ऊपर लिख लेते हैं, y इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा एल के पावर 4/12 EI, ये y आया। अभी हमें क्या, थीटा डेल सी की बात करें, डेल सी इक्वल टू कितना होगा, अगर देखो क्या होता है कि फ्री एंड होगा कोई बीम का, ये ओमेगा लग रहा है, अगर यहाँ यूनिट एल डिस्टेंस है, तो मैं डिफ्लेक्शन बात करूँ, अगर ये सी पॉइंट मान लूँ, तो सी पे डिफ्लेक्शन कितना होता था मैक्सिमम, ये होता था ओमेगा एल के पावर 4/8 EI होता था। अब ये यही डेल सी जो है ओमेगा एल के पावर 4/8 EI आया, इसमें वाई वाली वैल्यू अगर ऐड कर दें तो टोटल डिफ्लेक्शन हमें पता चल जाएगा कितना होगा बी पॉइंट पे, है ना। चलिए इसमें रख देते हैं, क्या रखना है, डेल सी है। देखिए क्या करना पड़ेगा, हमने डेल बी निकालने के लिए डेल सी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, बाद में निकाल लेंगे। कितना आया, ओमेगा एल के पावर 4/8 EI। अब डेल सी, डेल बी निकालने की बात करें, या डेल्टा बी बोला हुआ था, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल्टा ही लिखते हैं। डेल्टा बी इक्वल टू डेल सी प्लस वाई हो जाएगा, डेल सी प्लस वाई, जैसे यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखा हुआ, इसी इक्वेशन को वहाँ सामने रख दिया, तो इसमें वैल्यू रख दे, डेल सी का वैल्यू कितना, ओमेगा एल के पावर 4/8 EI प्लस किसका, ये वाला वैल्यू ओमेगा एल के पावर 4/12 EI। दोनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 ओमेगा एल के पावर 4 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा एल के पावर 4। अगर टोटल इसको ऐड करके बताऊँ कितना वैल्यू आ रहा है, टोटल ऐड कर दूँ तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ऐड कर दूँ तो ये 5 ओमेगा एल के पावर 4/24 EI। इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डेल सी पूछा हुआ, डेल बी पूछा, अगर डिफ्लेक्शन एट बी पूछ दिया तो डिफ्लेक्शन एट बी इतना हो जाएगा, कब, जब लोडिंग हाफ पे लगा हुआ है तब। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे, पूरा ही देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना कहाँ से दिक्कत आ रही है। दूसरी टाइप का अगर देखें इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे प्रॉप कैंटिलीवर है। ठीक, प्रॉप्ड कैंटिलीवर का मतलब कि कैंटिलीवर ही है, उसके फ्री एंड पे बस एक छोटा सा, जैसे ये मान लें आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर हुआ, तो यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से पॉइंट लगा दिया, इसको नाम दे दे रहा है RB, AB। इस पे लोड लग रहा है, मान लेते यूडीएल लग रहा है, ओमेगा यूनिट पर रन का, और डिस्टेंस है L, और आपसे वैल्यू पूछेगा RB इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा, या फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा दे तब भी हमारा सही है। कंपैटिबिलिटी या इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये जो बीम है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अपने पोजीशन पे बना हुआ है, जो इधर से लोड लगा हुआ उसकी वजह से। तो जो RB का वैल्यू है वो कितना होगा, यही चीज़ आपको बताना है। तो हमें सिंपल सी बात क्या करनी है, 2 बीम बना लें। ठीक है, 2 बीम बना लें, दोनों का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके इक्वल कर दूँ, सीधी सी बात खत्म। कैसे, जैसे देखिए 2 बीम बनाने का मतलब क्या है कि एक बीम बना दूं जिसपे प्योर यूडीएल लग रहा हो, ये A हुआ, ये B हुआ। दूसरा इसी को प्लस करके बोलूं
तो प्लस करके एक बीम है हमारा कौन सा, जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, कौन सा, आरबी, ये पॉइंट लोड। ठीक, अब अगर ये पूछे कि आरबी की वैल्यू कितना होगा तो ये तो सिंपल हो गया, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका लेंथ एल दिया हुआ है पहले से कि स्पैन जो है एल है। देखिए इसकी वजह से अगर डिफ्लेक्शन की बात करें कितना आ जाएगा, तो डेल बी इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा बी इक्वल टू किसकी वजह से, ये आपका यूडीएल की वजह से, तो यहाँ डैश से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, नीचे वाले को डेल बी ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक, तो डेल बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल के पावर 4/8 EI होता है, ये हमें पहले से पता है। दूसरा अगर इसकी बात करें, डेल बी की बात करें, तो ये भी होता है PL क्यूब अपान 8E, PL क्यूब अपान 2EI। EI ये होता है जब पॉइंट लोड लग रहा हो फ्री एंड पे, तो डिफ्लेक्शन कितना मैक्सिमम होगा वो। अब देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दे या फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा दे, तो क्या होना चाहिए कि ये जो हमारा बीम है अपने पोजीशन पे बना हुआ है, यहाँ पे प्रॉप कैंटिलीवर लगने का मतलब ये हुआ कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मतलब अगर ये बोल दे मैं कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी यूडीएल की वजह से जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, वो पॉइंट लोड की वजह से उसको काउंटरएक्ट कर दे रहा है, यानी दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो P लिखा हुआ है ना, ये P लिखा है तो RB लग रहा है, तो इसे बोल दूंगा RB, सिंपल सी। अब यही RB कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, सिंपल तरीका बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बताऊँगा। इसको कर देना हमने कि डेल बी इक्वल टू डेल बी डैश, सिंपल, आसानी से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं उस इक्वेशन में, वैल्यू अगर रखें तो हो जाएगा RBL क्यूब अपान 3EI इक्वल टू ओमेगा एल के पावर 4/8EI। ठीक, अब देखिए EI से EI कैंसिल आउट, L के पावर 3 है तो ये गया, बचा मेरे पास RB इक्वल टू कितना आ जाएगा, RB इक्वल टू आ जाएगा 3 ओमेगा L अपान 8। यही हमारा रिएक्शन एट बी हो जाएगा, जो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लग रहा है उसकी वजह से। क्लियर है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, किसी भी पॉइंट पे लगा के पूछ सकता है, तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। जो डिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा होगा उस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन जो ऊपर से लोड लग रहा है उसकी वजह से, और नीचे से जो लोड लग रहा है उसको क्या कर देना, डिफ्लेक्शन निकाल के बस इक्वल कर देना, वैल्यू हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से स्प्रिंग लगा के भी यहाँ पर स्प्रिंग लगा के भी आपको स्टिफनेस पूछ लेता है, तब भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो अगर मैं ये मान लूँ कि कोई बीम है हमारा, अगर कोई बीम है इस तरीके से, ठीक, अब इस पे अभी मैंने इधर फिक्स बीम की तरफ से लोड लगाया था, अगर अब इधर से लोड लग जाए, ठीक है, कितना है ओमेगा यूनिट पर रन का, इस तरीके से लोड लग जाए, डिस्टेंस कितना L/2 पर, ये कितना L/2, ये A, B और C हो गया। अब यहाँ पे अगर पूछ दे कि डेल B इक्वल टू कितना होगा, तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के ऐसे अब डिराइव करने जाएंगे, आ तो जाएगा, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है, थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करते हैं। कि क्या स्मार्ट वर्क करना है कि एक बीम बनाते हैं, ये ठीक, इस पे पूरे पे यूडीएल लगा देता हूँ, पूरे पे यूडीएल लगाता हूँ तो कितना ओमेगा यूनिट पर रन का, लेंथ तो सेम फिक्स है, बी हो गया, ए हो गया। अब एक और बनाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, कौन सा, ये आपका हाफ पे लगा दूं लोड, तब हाफ पर, ठीक, कितना था, इसको L/2 था, ये कितना वैल्यू आया था, ओमेगा यूनिट पर रन, इसका इंटेंसिटी मान लो। ठीक, देखिए तो क्या हुआ, अगर मैं इस पूरे में यूडीएल लगा हुआ है उसमें से इस वाले को माइनस कर दूं तो ये वाला बीम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, सिंपल सी। अगर ये इस तरीके से बीम था, मैंने एक पूरे बीम पे यूडीएल लगा दिया, फिर सपोर्ट की तरफ से आधे दूरी पर लगा दिया, इसको बोल रहा हूँ कि इस वाले में से माइनस कर दूं, तो अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो फिर हमारा यही बीम मिल जाएगा कि नहीं, सिंपल सी।
है ना। तो अब अगर यहाँ पे इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो ये जो पूरे यूडीएल पर बीम लग रहा है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो आएगा उसको डेल बी डैश मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ डेल बी आ रहा है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया, वहाँ से देख लेते हैं डेल बी का वैल्यू कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, इस ये जो आधे पर लोड लग रहा है इसकी वजह से अगर डिफ्लेक्शन निकालना है, डबल डैश इसको कर देता हूँ, तो डेल बी इक्वल टू, अगर डेल बी किसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको बोल रहा हूँ डेल बी। ठीक, तो डेल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, डेल बी इक्वल टू होना चाहिए डेल बी डैश माइनस डेल बी डबल डैश, ये डबल डैश ये वाला है। तो डेल बी डैश की वैल्यू तो हमें पता है कि ओमेगा एल के पावर 4/8 ई आई होता है। इसमें से माइनस कर दूँ डेल बी डैश, यानी इस वाले की वजह से जो वैल्यू आ रहा था वो, तो अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था उसको देख लेते हैं कितना आया था। ये देखिए आया हुआ है 5/24 ओमेगा एल के पावर 4/8 ई आई। ठीक, तो 5/24 ओमेगा एल के पावर 4/ई आई, ये वैल्यू हो गया। अब सॉल्व करें इसको, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा ई आई 3 ओमेगा एल के पावर 4 माइनस 5 ओमेगा एल के पावर 4 आ जाएगा 2 ओमेगा एल के पावर 4/24 ई आई, माइनस डायरेक्शन शो कर रहा, उससे नहीं मतलब हमने। अब यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एल के पावर 4/12 ई आई डेल बी। इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है अगर इस तरीके से दिया हुआ है तब। अगर पूरा हम चले इसका M/E डायग्राम बनाए फिर कैलकुलेट करें तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कि टफ का मतलब आंसर तो आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन आपका लॉन्ग चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी छोटी में हमारी वैल्यू आ जाएगा, कोई यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। दूसरे टाइप का अगर सिंपली, अब ये तो हो गया, यहाँ से आ गया, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करना है, टोटल बीम, पहले बीम बना लेंगे, इस तरीके से लोडिंग किया हुआ है तो एक बीम एज्यूम कर लेंगे कैंटिलीवर बीम जिसमें पूरे बीम पर यूडीएल आपका वर्क कर रहा है। दूसरा एक बीम एज्यूम करेंगे जिसमें हाफ पे वर्क कर रहा है और किधर साइड से सपोर्ट की तरफ से वर्क कर रहा है, और तो अब पहले वाले बीम में से दूसरे वाले को माइनस कर दिया तो यही हुआ है। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर टोटल यूडीएल लग रहा है तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डेल बी डैश आएगा, दूसरे के मैं बोल रहा हूँ कि जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डेल बी डैश डैश डबल डैश आएगा। ठीक, तो मैंने बोला, और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको बोल रहा हूँ कि डेल बी आएगा, तो यही मैंने बोला डेल बी इक्वल टू हो जाएगा डेल बी डैश माइनस डेल बी डबल डैश, इसमें से इसको माइनस कर दिया, आंसर हमारा आ जाएगा। सेम फिर रख दिया, वही प्रोसीजर फॉलो कर लिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें अगर वही सेम प्रोसीजर अगर अप्लाई करें और बोले कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, और इस पे ऊपर से यूडीएल लग रहा है आपका, इसकी इंटेंसिटी कितना, ओमेगा यूनिट पर रन, लेंथ कितना, एल एज्यूम कर लेता हूँ, और बोल रहा है कि इसके ठीक सेंटर पे एक लोड वर्क कर रहा है आर, और वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तब इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक, तो ये वाली दूरी बोल रहा है कि L/2 है, और बोल दे यहाँ से कि R इक्वल टू वाट, यानी बीच में कोई भी आपको एक सपोर्ट लगा दे और पूछ दे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ हमने देखना है। ठीक, सेम वही जो अभी कैंटिलीवर बीम के लिए हमने प्रोसीजर फॉलो किया, और वही सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो कर लेना है, कोई चेंज नहीं है, सेम वैसे ही करना है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसकी वजह से, जो अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये वाले बीम बना लें, अगर दो बीम यहाँ पे भी एज्यूम कर लेता हूँ, एक ये हुआ जिस पे यूडीएल वर्क कर रहा है, तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ये डेल्टा बोल रहा हूँ इसको, और दूसरे वाले को डेल सी मान लूँगा। दूसरा बीम क्या है हमारा, दूसरा है सेम यही बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, और इस पे क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है,
अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड से ना, तो ये डिस्टेंस कितना था L/2 था और ये वाला कितना था L/2 था। ठीक, इस तरीके से हो गया। तो अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ देखना है, सिंपल है। इस वाले बीम का पहले डेल्टा निकाल लूँ और इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन निकलेगा उसको डेल सी मान लेता हूँ। यहाँ पे जो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा ये वाला, इसको बोल रहा हूँ कि डेल सी है। अब मैं बोलूँ कि डेल सी और डेल को इक्वल कर दूँ, है ना, कैलकुलेट करने के लिए कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन लगा दूँ अगर, तो मैं बोल दूँ कि डेल सी इक्वल टू डेल सी इक्वल टू डेल के कर दूँ। तो देखिए डेल सी इक्वल टू कितना होता है, अगर कोई आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर पॉइंट लोड लग जाता है P और डिस्टेंस टोटल L होता है और ये जो लग रहा है वो L/2 पे लग रहा है। इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो कितना होता है, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो होता है PL क्यूब अपान 48 EI, PL क्यूब अपान 48 EI। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे। और दूसरा जो यूडीएल लग रहा होता है, पूरे बीम पर अगर यूडीएल लग जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो कितना होता है 5/384 P ओमेगा, सॉरी यूडीएल लगा हुआ तो ओमेगा हो जाएगा, P नहीं, ओमेगा L के पावर 4/EI। ये हो जाता है डिफ्लेक्शन जब टोटल पे बीम लग रहा है। यानी कि इस वाले बीम की वजह से अगर जो लोडिंग ये डायग्राम ये वाला है, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा 5/384 ओमेगा L के पावर 4/EI। और अगर पॉइंट लोड लग रहा है उसकी वजह से कितना आएगा PL क्यूब अपान 48 EI। अब आपको PL है, P बोला है यहाँ पे जब P लग रहा था तब, लेकिन यहाँ लग क्या रहा है, R लग रहा है। तो R लग रहा है तो R को क्या लेना हमने यहाँ पे, R P की जगह पे रख देंगे R। ठीक, तो यही वाला इक्वेशन इसमें रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए डेल सी यानी कि ये वाली वैल्यू कितना होगा, R बोला हुआ था, R हो जाएगा L क्यूब अपान 48 EI इक्वल टू ये वाली वैल्यू 5/384 इंटू ओमेगा L के पावर 4/EI। ठीक, बाकी चीज़ें इरेज कर देता हूँ, हमारा काम ये वाला हो गया, इसकी ज़रूरत है नहीं। देखिए तो ये यहाँ से हमें देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है उसको देख लेता हूँ। ये L क्यूब से ये कैंसिल आउट, EI से EI गया, है ना, बचेगा क्या हमारे पास, R इक्वल टू हो जाएगा 5/384 इंटू ओमेगा L। अब ये वाला यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 48। ठीक, 48 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा, इसको कट किया अगर तो 5 ओमेगा L अपान 8 आ जाएगा R की वैल्यू। ठीक, 5 ओमेगा L अपान 8 आ जाएगा आपकी R की वैल्यू। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल ही है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे मोमेंट लगा के दे देता तब भी हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना था, कुछ यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं थी या फिर कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं था, सिंपल सा हमने करना था वैसे ही। ठीक है, अब इतने टाइप के आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं अगर बिना वैल्यू दिए दे तब। अब क्या करता है, जैसे अब डिप्लोमा लेवल की बात करें, अभी तो कंपटीशन की बात होगी, डिप्लोमा या फिर बोर्ड की बात करें, बोर्ड में कैसा आएगा उसको देखने की बात करें अगर, तो उसमें ऐसे देता है, सिंपल सा इसको हटाते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे क्या करता है कि आपको बोल देता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे कोई लोड लग रहा है, अगर पॉइंट लोड लग रहा है तब, यूडीएल लग रहा है तब, इस तरीके से लोड लग रहा है और बोल देता है कि ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी का लोड है। पूरी स्पैन बोल देता है कि 5 मीटर है। ठीक, पूरी स्पैन बोल दिया 5 मीटर है। अब बोलेगा कि डेल थीटा सी और थीटा ए एंड थीटा बी निकालें, कैलकुलेट करें। थीटा ए इक्वल टू वाट,
थीटा बी इक्वल टू वाट और डेल बी इक्वल टू वाट, या फिर बोल देगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये पूछ सकता है। अब इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? इतने से नहीं सॉल्व होने वाला है। या तो यहाँ पर ये बोल दे कि ये स्टील बीम है, या तो बोल दे कि स्टील बीम है, तब भी ई का वैल्यू हम अपने से रख लेंगे 2 × 10⁵ MPa लिख देंगे। और एक चीज़ और होगा कि यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन दे दे, बीम का क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं दे दिया है, कितना दे दिया, ये 200 है और ये 500 दे दिया इसका क्रॉस सेक्शन। किस में वैल्यू है? mm में, ठीक, mm में है। तो इसको चाहे तो आप मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या ये क्यों दिया हुआ है? ये आई कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ कि यहाँ से हम आई कैलकुलेट कर सके, ठीक। तो आई रेक्टेंगुलर बीम होता है, यहाँ से अगर आई कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो आई कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू आपको पता है कि BD³/12 हो जाता है। तो आई यहाँ से निकाल लीजिए, इसको सबको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। बी का मतलब 0.2 × 0.5 का क्यूब अपॉन 12, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक, आई का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद अब ई का वैल्यू अगर आपको गिवन है, ई का वैल्यू अगर आपको गिवन है कि क्या है 2 × 10⁵ MPa, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है? डिफ्लेक्शन और स्लोप कैलकुलेट करना है कि कितना होएगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू हो जाता है ω3/24 EI, ये हो जाता है वैल्यू। अब देखिए आई की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, जो भी आया होगा XYZ जो भी आएगा इसको कैलकुलेट करके देखना, जो भी आएगा। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कितना है, 10 है, इंटू एल की वैल्यू आपको पता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ठीक है, अगर इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो अब भी ये इतना ही रहेगा, 10 Nm, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 10 इंटू एल की वैल्यू कितना रख देंगे, सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ये भी अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में रखिए, या फिर mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं mm में कन्वर्ट करके रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हैं, ठीक। चलिए सब मीटर में है तो मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मीटर में ही रहने देते हैं, बस इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये MPa है, MPa का मतलब क्या होता है? Nm/mm², ठीक, Nm/mm²। तो इसकी वैल्यू जो आएगा 2 × 10⁸ kN/m² आ जाएगा इसकी वैल्यू। 1000 से डिवाइड करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो, 6 चला जाएगा ऊपर, हाँ ठीक है, सही है, इतना आ जाएगा। रख दें इसमें वैल्यू, अगर ये कितना था 5 मीटर इसका लेंथ था, 5⁻³ कर दिया अपान ये वाला वैल्यू आपका 24 इंटू ई का वैल्यू कितना हुआ 2 × 10⁸ इंटू आई की वैल्यू जो भी आएगा आपका, यहाँ आई की वैल्यू आप रख देना। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगा किस में आएगा? सारा वैल्यू अगर मीटर में रखा है तो एंगल में आ रहा है तो एंगल में आएगा, ठीक। अब अगर डिफ्लेक्शन की बात करें, यहाँ से थीटा ए थीटा बी आपको निकल जाएगा, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू जो भी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लेना है। दूसरा अगर बात करें कि डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन के लिए आप जानते हो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है 5/384 ω/4/EI। सेम वही वैल्यू सारा रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, सारा वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। एल का मतलब कि 5/E का वैल्यू 2 × 10⁸ इंटू आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करके इसमें रखना। वैल्यू जो आएगा आपका मीटर में आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा आपका किस में आएगा? मीटर में। XYZ जो भी आए, XYZ जो भी आए कैलकुलेट करके देख लेना, इतना आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन देता है इस तरीके से देता है। बाकी प्री और मेंस अगर बात करें, SSC प्री मेंस की, या फिर प्री की बात करें, या UPSC मेंस और प्री की बात करें, या फिर गेट की बात करें, तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सारे कराए तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछता है, तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक। तो इतनी सारी है क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, डिफरेंट जो लेवल था वो हमने बता दिया कैसे कैसे आ सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें बतानी थी आज के लिए क्वेश्चन में। इसी के साथ आपका ये जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता है चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, अब उसको देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए ओवर करते हैं, थैंक यू।